हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे UPSC 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन है, इसकी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 37, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने 37 से पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं जो GS के 24 से 36 तक हैं, ठीक है। सारे GS के हम लोगों ने फुल टेस्ट जो दृष्टि के हैं सारे के सारे टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग वहाँ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट पे जाएं, आपको सारे वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे ताकि आप लोग उसका रिवीजन कर लें। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को PDF चाहिए इसका, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया है। आप लोग क्या कीजिए कि उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाए और आप उसका रिवीजन भी कर पाएँ। इससे आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इजीली आपको PDF मिल जाएगी। तो जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे 37 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, और ये हमारा हिंदी में पूरा डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो वो तो आप लोग जानते ही हैं कि विजन की कैसी टेस्ट सीरीज रहती है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, कहाँ गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि प्राचीन भारत में तक्षशिला अपने शिक्षकों की विशेषज्ञता के कारण प्रसिद्ध अध्ययन स्थल था। निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध विद्वानों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन और शोध किया था। तो इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि परिणी, सेकेंड है कौटिल्य और थर्ड है आर्यभट्ट। तो देखो इसमें देखो परिणी और जो है कौटिल्य, इन दोनों ने है ये तक्षशिला में अध्ययन भी किया था और शोध कार्य भी किया था, ठीक है। लेकिन जो आर्यभट्ट थे इन्होंने इसमें तक्षशिला में अपना अध्ययन नहीं किया था। ये जो हमारी थी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय में कौटिल्य ने अपना अध्ययन किया था, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और इसके साथ साथ तक्षशिला में आपको चरक देखने को मिले थे, जो चरक संहिता जिन्होंने अपना उस पर जो आपको देखने को मिलता है, जो ये दवाएं बनाती हैं, औषधि जो बनाई जाती हैं, ठीक है, उसी के बारे में चरक संहिता भी लिखी है। चरक ने भी यहीं से अध्ययन किया था, ठीक है। तो ये परिणी भी है। परिणी जो है संस्कृत के एक व्याकरणकर्ता थे, ठीक है। और ये कौटिल्य थे, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी जिसमें मौर्य वंश के प्रशासन और राजनीतिक और उसमें वहाँ के सब बारे में बात की है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 2 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है कि शाहजहां का मुगल तख्त पर आसीन होना, सेकेंड है कि मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना, और थर्ड है कि बन्नी हट्टी यानी तालीकोटा के युद्ध के बारे में बताना है कि कब घटना कौन कौन सी हुई है। तो देखो ये बन्नी घट्टा का जो युद्ध था, तो ये 1565 में आपको देखने को मिला था, ठीक है। और ये जो हमारा जो विजयनगर साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य था, उन्हीं के बीचों हुआ था। जो बहमनी साम्राज्य के जो इनके शासक हुआ करते थे, बहमनी साम्राज्य जो 4 भागों में डिवाइड था, जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। तो इन सब ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य पे जो है आक्रमण किया था। तो इसी ही राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। सेकंड में जो मछलीपट्टनम में जो डच फैक्ट्री लगी थी, वो पहली बार जब लगाई गई थी तो ये 1605 में लगाई गई थी, ठीक है। और जो ये शाहजहां ने जो मुगल तख्त पर आसीन हुआ था, तो जो जहांगीर था, इसने ही अपने बेटों में से इसे योग्य माना था और इसे शासक बनाने का निर्णय लिया था। तो ये 1628 में तख्त पे आसीन हुआ था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हुआ 1565, उसके बाद 1605 और उसके बाद 1628, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी ऑप्शन सही हो जाता है, 3, 2, 1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि हमारा चल निधि जाल यानी लिक्विडिटी ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन। तो इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि वह स्थिति जिसमें मौद्रिक नीति वस्तुओं और सेवाओं की मांग को प्रोत्साहित करने हेतु तो अप्रभावी होती है। सेकेंड है कि इसमें प्रायः अपस्फीति चक्री स्पाइरल यानी स्पाइरल स्थिति उत्पन्न होती है जिससे लोगों के व्यय करने की विकल्पों में विलंब होता है। तो देखो इसमें होता क्या है, ये एक मतलब लिक्विडिटी ट्रैप के मतलब एक ये चलनिधि संजाल होता है। इसमें होता क्या है एक्चुअली, जब हमारा मंदी का दौर होता है तो लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हम इन्वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर ये मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तो ये मौद्रिक नीति उस समय विफल हो जाती है RBI की, ठीक है। जो मौद्रिक नीति ये इम्प्लीमेंट करता है कि मतलब लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, मतलब डिमांड क्रिएट करने के लिए ये दरों को घटा देता है। तो सोचता है कि मार्केट में जाएगा, लेकिन लोग इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं, लोग पैसा ही नहीं लेना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये मतलब ये स्थिति क्रिएट होती है। तो इसमें ये मतलब मंदी का दौर होता है, तो ये उससे और ज़्यादा मंदी हो जाती है, जिससे लोग कहते हैं कि अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा डूब जाएगा। तो उन चीज़ों को ये मतलब उन चीज़ों के बारे में ये बताता है, ठीक है।
तो इसकी स्थिति में क्या करता है, अगर आरबीआई के पास, बैंकों के पास अगर पैसा है, वो मतलब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब लोन नहीं दे रहे हैं कम दरों पे, तो आरबीआई क्या करता है और दर घटाता है। घटाते घटाते क्या करता है, मतलब ये स्थिति जापान में देखने को मिली थी जो 1990 का दशक था, ठीक है, उस समय ये देखने को मिली थी। तो उन्होंने क्या किया था कि जो उनकी जो केंद्रीय बैंक थी उसने जो है माइनस में, ठीक है, माइनस में जो है जो आरबीआई के मतलब जो सेंट्रल बैंक होती है उसमें जो ये हमारी बैंकें होती है ये पैसा लगाती हैं, तो रिजर्व रेपो के अंतर्गत में, तो उसमें इनको पैसा मतलब इनको एक ब्याज मिलता है, एक छोटा सा अमाउंट मिलता है, तो वो अमाउंट नहीं मिल पाता है उसमें, उसमें वो ऋणात्मक हो जाती है। अगर हम उसमें 100 रुपये अपने रखते हैं तो वो कहेगा कि बैंक हम 99 रुपये ही देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब 0% या 1% या 2% में मान के चलो, ऐसे पे जब वो लोग लोन देने लगते हैं तो लोगों के लिए वहाँ विश्वास पैदा हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ें मतलब चलने लगती हैं और डिमांड भी क्रिएट होती है, ठीक है। तो जो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 4 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि पंचायत सदस्यों और अध्यक्ष के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष से निर्वाचित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। सेकंड है कि ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। सेकंड थर्ड है कि जिला स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से किया जाता है। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है इसका, लेकिन ये सेकंड गलत है, क्योंकि ये ऐसा प्रोविज़न नहीं होता। हाँ कहीं कहीं होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि ये जो मतलब राज्य विधानसभा है जिस हिसाब से वो विधि बनाएगी उसी हिसाब से मतलब काम करना पड़ेगा। अगर वो जैसा चाहेगी वैसी विधि बनाएगी, उसी हिसाब से काम किया जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट भी हमारा सही है, क्योंकि ग्राम स्तर, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। तो 1 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, सेकंड गलत है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्पीशीज गिल्ट यानी प्रजाति संघ शब्द का सही वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि यह समान कार्यात्मक भूमिका साझा करने वाली प्रजातियों का समूह है। सेकंड है समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली प्रजातियों का समूह है। और सी ऑप्शन है कि यह सहजीविता उपबंध साझा करने वाली प्रजातियों का समूह है। डी ऑप्शन है कि यह समान वंशावली साझा करने वाली प्रजातियों का समूह है। तो देखो इसमें जो बी ऑप्शन ये सही है, क्योंकि ये समान संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली प्रजातियों का समूह होता है, ठीक है। तो हमारा ये बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, क्योंकि स्पीशीज गिल्ट जो होती है उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो अन्य जो मतलब प्रजातियां होती हैं, स्पीशीज होती हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं रिसोर्सेज को मतलब ज़्यादा प्रयोग करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो ये मतलब देखने को मिलता है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 6 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि 50 डिग्री उत्तर में स्थित स्थान पर रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों का कभी भी साक्षी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि दोपहर के सूर्य के सिर के ऊपर होने की स्थिति, और सेकंड है 6 माह लंबी अंधेरी की अवधि, और थर्ड है कि मौसम में चिन्हित परिवर्तनों का। तो देखो ये तो इसमें नहीं होगा जो मौसम में चिन्हित परिवर्तनों का, क्योंकि जो 50 डिग्री के स्थिति में होता है वहाँ तो मौसम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो ये हमारा जो विषुवत रेखा है, ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी एक बार हम फिर से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गई, उसके बाद ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और उसके बाद ये एक होती है 66 डिग्री, ठीक है, ये 23 डिग्री होती है। तो ये दोनों का बीच होता है, इसी के बीच मतलब सूर्य की गमन होती है। तो जब 50 डिग्री की बात करेंगे तो 50 डिग्री लगभग यहाँ पड़ेगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर पड़ेगा 50 डिग्री, तो हमारा सूर्य यहाँ से जाएगा। तो देखो ये भी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि मौसम में तो परिवर्तन होगा, और ये दोपहर में सूर्य ठीक ऊपर कभी नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है, तो ये भी स्थिति यहाँ पे नहीं बनेगी, मतलब इसका ये लोग मतलब साक्षी होने के स्थिति में कभी नहीं होंगे, ठीक है। और मौसम ये लंबी और मतलब 6 माह लंबी अंधेरे की अवधि। तो देखो ये हमारा 66 डिग्री वाला जो विषुवतीय व्रत होता है, अंटार्कटिक व्रत होता है, ठीक है, या ध्रुवों पर जो मतलब देश हैं, या मतलब विषुवत रेखा के अंदर हैं, ठीक है, तो उन मतलब विषुवत रेखा नहीं, अंटार्कटिक व्रत है, उसके जो भीतर जो कंट्री हैं, ठीक है, वहाँ पर 6 महीने रात और 6 महीने जो है दिन होता है, तो वहाँ स्थिति ये पैदा होती है। लेकिन 50 डिग्री पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारा मतलब नहीं हो सकता। लेकिन जो ये कहा गया है स्टेटमेंट, ये वाला सेकेंड वाला, तो मौसम में तो परिवर्तन होगा, तो ये हमारा इसमें नहीं पूछा गया है, क्योंकि नहीं पूछा गया है तो इसमें 2 स्थितियाँ नहीं बनेंगी कभी भी, तो हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाता है, केवल 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 7 क्वेश्चन नंबर में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित किन
कश्मीरी देशज उत्पादों को भौगोलिक जीआई मतलब भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया है। तो फर्स्ट है कश्मीरी केसर, सेकंड है कश्मीरी अखरोट की लकड़ी की नक्काशी और कश्मीरी चाय। तो देखो ये कश्मीरी चाय का इसमें जीआई टैग नहीं दिया गया है, लेकिन कश्मीरी केसर और कश्मीरी अखरोट की लकड़ी की नक्काशी का दोनों का जो है जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है, क्योंकि कश्मीरी केसर का तो अभी दिया गया है हाल ही में, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो हमारी कॉर्नी शॉल होती है उसको भी कश्मीर में जीआई टैग दे दिया गया है, और पश्मीना होती है उसको भी, और जो कश्मीरी पेश मेसो होती है उसे भी, मतलब इन 5 चीज़ों को जो वहाँ पे जीआई टैग दिया जा चुका है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत की 5वीं अवस्था मतलब पदार्थ की 5वीं अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका पूर्वानुमान संयुक्त रूप से आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस के अध्ययनों के आधार द्वारा लगाया गया था, और सेकंड है इसे गैस को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म किए जाने से प्राप्त किया जाता है, और थर्ड है कि इस अवस्था में परमाणुओं को समूह, तरंग और कण दोनों गुणधर्मों के साथ एकल क्वांटम ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करने लगता है। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये मतलब जो 5वां पदार्थ होता है ये एक मतलब बहुत ही सूक्ष्मतम मतलब पदार्थ की वह उच्चतम मतलब जो आपको देखने को भी मिलेगी पदार्थ का जो चरम अवस्था होती है, ठीक है, मतलब बहुत ही चरम अवस्था पे जब पदार्थ पहुंच जाता है उसके बारे में ये बात करता है, क्योंकि ये बोस आइंस्टीन कंसर्न यही इसके बारे में ही बात किया था। इन्होंने इसकी जो है पता लगाया था, इनका अध्ययन भी किया था, तो उसके बारे में था, ताकि ये डार्क एनर्जी जो होती है जो ब्लैक होल, ठीक है, डार्क एनर्जी उसके बारे में पता लगाया जा सके। तो उसी के बारे में अभी जो है ये मतलब खोजा गया है, उसी के बारे में ये बात की जाती है। तो इस अवस्था में परमाणुओं का समूह, तरंग और कण दोनों गुणधर्मों के एकल क्वांटम ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करने लगता है। और ये सेकेंड में जो कहा गया है कि अत्यधिक उच्च ताप पर, तो नहीं, ये न्यूनतम यानी परम शून्य ताप जो होता है जो आपको देखने को मिलेगा माइनस, जो ये परम शून्य ताप होता है अगर बात करें तो एक तो 0 डिग्री केल्विन होता है उसे भी परम ताप कहते हैं, और -273, ठीक है, पॉइंट डिग्री केल्विन जो टेम्परेचर होता है इसके बारे में बात करता है। तो ये मतलब परम शून्य ताप होता है, इससे नीचे ताप नहीं जा सकता। तो ये मतलब कम ताप पर होता है, ना कि अधिक पर। और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि इसका पूर्वानुमान आइंस्टीन और सत्येंद्र बोस के अध्ययनों द्वारा पहले ही लगाया जा चुका है। तो हमारा 1 और 3 सही हो जाता है। तो हमारा देखो ऑप्शन सही हो जाता है सी वाला, ठीक है, 1 और 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में मेगास्थनीज ने अपने विवरण इंडिका में निम्नलिखित में से कौन अवलोकन प्राप्त हुए थे। तो कौन से अवलोकन प्राप्त हुए थे इनके बारे में बताना है। तो देखो जो इंडिका थी इनकी मौर्य जो मेगास्थनीज की इंडिका थी उसी के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि राजा का महल काष्ठ निर्मित है जो पत्थर की नक्काशी से अलंकृत है। सेकेंड है कि जिन अवसरों पर सम्राट जनता के समक्ष उपस्थित होता था उन्हें भव्य शोभा यात्राओं के साथ उत्सव के रूप में मनाया जाता था। थर्ड है कि राजा सामान्यतः सशस्त्र महिलाओं से घिरा रहता था। तो ये सही है, तीनों के जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये सही हैं, क्योंकि जो काष्ठ निर्मित जो महल हुआ करता था जो पत्थर की नक्काशी से अलंकृत होता था, ठीक है, और क्योंकि ये विशाल एक होता था और जिनकी दीवारें भी विशाल प्राचीर दीवारें होती थी, उसमें 570 दुर्ग थे और 64 द्वार होते, ठीक है, ये भी देखने को मिले थे। और ये मतलब भव्य शोभा यात्रा थी। इसमें होता क्या था कि जो राजा की पालकी होती थी वो सोने की मतलब पालकी होती थी, और जो अंगरक्षक होते थे वो सोने चांदी के हाथियों पर सवार होते थे, ठीक है। और इनके साथ साथ मतलब जो अन्य एक मतलब अंगरक्षकों का पेड़ों को लेके एक झुंड चलता था, उन पे एक प्रशिक्षित तोतों का एक समूह भी बार बार चक्कर लगाता था इधर उधर से। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 द्वारा भारत सरकार को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्रदान की गई थी। तो फर्स्ट है कि लकड़ी और अन्य वनोपज पर शुल्क अधिरोपित करने की शक्ति। सेकेंड है कि वन भूमि वनेतर उपयोग के बदले में जुटाई गई निधि का उपयोग करने के लिए मानक निर्धारित करना। थर्ड है कि राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना करने संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करना। तो देखो ये इसका जो आपको वन अधिनियम के बारे में जो बताया गया है 1927 के बारे में, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो लकड़ी और अन्य वन उपज पर शुल्क अधिरोपित करने की शक्ति थी। लेकिन जो ये कहा गया है इसके बारे में कि जो
ये था कि वन भूमि वनेतर उपयोग में बदले में जुटाई गई निधि का उपयोग करने के लिए मानक निर्धारित थे। तो ऐसा इनके ये वन अधिनियम 1927 के बारे में नहीं कहा गया था, क्योंकि ये जो था आपको देखने को मिला था क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष जो एक्ट था 2016 का, उसके बारे में ये कहता है, ना कि इसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और ये राष्ट्रीय वन्य एवं वन्य अभ्यारण्य की स्थापना करने से संबंधित जो दिशा निर्देश थे, ठीक है, डायरेक्शन थी, ये जो वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत थी। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट वाला केवल सही है और दोनों गलत हो गए, तो हमारा जो एक सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट में इसमें कहा गया है कि यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सेकेंड है यह देशों के पर्यावरणीय चुनौती के समाधान हेतु किए जा रहे प्रदर्शन को दर्शाने वाला वार्षिक प्रकाशन है। तो इसमें बताना है कि कौन सा है। तो देखो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि ये वार्षिक जो नहीं है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में जो है प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में। तो ये तो हमारा सेकंड गलत हो गया। और फर्स्ट जो कहा गया है तो UNEP का ये कार्य नहीं है। ये आपको जो देखने को मिलेगा, ये जो हमारी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूरोपियन यूनियन का ये इनिशिएटिव है, इसी के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है। LA और कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी इसमें जो है मतलब सहयोग करती हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं के बारे में बात है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं और हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। ये मतलब अभी न्यूज़ में था, क्योंकि जो अभी इस बार रिपोर्ट आई है इसी के बारे में, इसीलिए ये मतलब न्यूज़ में ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक कच्चे तेल की निगरानी कीमतों को संभावित प्रभाव है। तो फर्स्ट है चालू खाते घाटे में वृद्धि, सेकेंड है कोर मुद्रा में गिरावट और चीनी की कीमतों में गिरावट। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि चीनी की कीमतों में गिरावट होती है, क्योंकि जो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चीनी के मतलब कुछ मात्रा का जो एथेनॉल बनाते हैं। ठीक है, चीनी जो मिल वाले होते हैं वो लोग एथेनॉल बनाते हैं। जब ये मतलब क्रूड ऑयल हमको सस्ता मिलेगा तो हम एथेनॉल का क्यों यूज़ करेंगे, तो वो लोग एथेनॉल बनाना बंद कर देंगे, उसे चीनी ही मतलब बनाएंगे। तो चीनी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, तो उसकी जो है जो मार्केट में ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी, तो उसकी मतलब जो डिमांड होगी, डिमांड से ज़्यादा होगी तो कीमत कम हो जाएगी, तो चीनी की कीमतों में गिरावट हो जाती है। लेकिन कोर मुद्रास्फीति में आपको जो देखने को मिलेगा, ईंधन एवं खाद्य जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, इनको शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इसमें इस पर ये मतलब इसमें गिरावट नहीं देखी जाएगी। ठीक है, और ये चालू खाते में वृद्धि नहीं होगी बल्कि कमी होगी, क्योंकि हमको क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम जो मतलब हमारे देश से पैसे का जो डॉलर में हम भुगतान करते हैं तो क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, तो उसमें हम कम खरीदेंगे, मतलब कम पैसे में ज़्यादा। अभी इवन देखने को मिला था कोविड-19 की जो महामारी चल रही, इससे पहले अभी देखने को मिला था कि 20 से 25 बैरल मतलब 20 से 25 डॉलर पर बैरल मिलने लगा था, जो कि पहले हुआ करता था 80 से 90 बैरल मतलब पर हुआ करता था। ठीक है, तो उसमें जो है कमी हो जाती थी। लेकिन अब जब कीमतें बढ़ गई तो हमारा पैसा अब बच जाएगा ना, एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो चालू खाते घाटे में वृद्धि नहीं होगी बल्कि कमी होगी। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट केवल सही है और सारे के सारे गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 13 क्वेश्चन नंबर में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है सुर्खियों में रहे क्षेत्र और राज्य या यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया। तो दौलत बेग ओल्डी लद्दाख और देव सांग मैदान हिमाचल प्रदेश, नमति मैदान सिक्किम। तो देखो जो ये दौलत बेग ओल्डी मैदान है ये लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा, और ये जो लद्दाख का सबसे उत्तरी छोर है, यानी भारत का सबसे उत्तरी छोर कह दिया जाए तो भी कोई मतलब बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये लद्दाख का और उत्तरी छोर है सबसे। ठीक है, उसी के बारे में है, और इसी पे ये अभी जो चाइना से विवाद चल रहा है ना, ये जो अक्साई चीन वाले क्षेत्र से, उसी से लगभग जुड़ा हुआ। और ये देवसांग मैदान जो है, ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में ये नहीं देखने को मिलेगा, ये भी लद्दाख में ही है। और ये मतलब जो हमारी नियंत्रण रेखा है, ठीक है, चाइना और इंडिया की जो नियंत्रण रेखा है, ठीक है, उसी के ये उसी पर ये पड़ता है। तो उसमें जो है इंडिया ने इस पर क्लेम किया कि ये हमारा पार्ट है, लेकिन चाइना इसको जो है यही क्षेत्र में अभी देखने को मिले थे कि मतलब यही विवादित चल रहे हैं। और नमाति मैदान जो देखने को मिलेगा ये सिक्किम का नहीं है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। वहाँ पर जब 1962 में युद्ध हुआ था चाइना से, ठीक है, तब वहाँ पे ये मतलब इस क्षेत्र में इंडियन आर्मी द्वारा युद्ध लड़ा गया था, तो ये भी न्यूज़ में था, तो इस पर भी थोड़ा सा विवाद चल रहा है। तो ये मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाता है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 14 नंबर। इसमें कहा गया कि प्रथम सहस्त्र शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान नए धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन नैनार
यानी शिव संत नहीं थे। तो इसके बताना है कि कौन नैनार नहीं थे। तो फर्स्ट है कि अंडाल, सेकेंड है अपार और मणिक्वा सागर, मणिक्वा सगर। तो इसमें देखो अपार और मणिक्वा सगर दोनों के दोनों नैनार संत हैं, ठीक है, ये देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अडाल थे तो ये अडाल ये अलवर संत हुआ करते थे। अलवर मतलब जो वैष्णव संत होते थे, वैष्णव की पूजा करते थे। और अगर टोटल बात करें तो वैष्णव संत थे 12, 12 में से अडाल एक थे, ठीक है। और अगर ये मतलब नैनार की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा, जो नैनार ये संत हुआ करते थे, ठीक है। तो नैनार संतों में जो आपको ये देखने को मिला था, तो इसमें 63 टोटल संत थे, ठीक है। उसी में के ये अपार और मणिक्वा सगर हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि यह अर्ध घुमतू जनजाति समुदाय, यह अर्ध घुमतू जनजाति समुदाय लद्दाख में पाया जाता है। इन्हें दुर्लभ पश्मीना रेशा और कश्मीर ऊन का उत्पादन करने वाली बकरियों के पालन हेतु जाना जाता है। भारत और चीन के मध्य हाल ही के तनाव के कारण यह समुदाय अपने ग्रीष्मकालीन चारागाहों के बड़े भाग से वंचित हो गया। तो उपयुक्त परिच्छेद में किस समुदाय के बारे में कहा गया ये बताना। तो फर्स्ट है चांगपा समुदाय, सेकेंड है गद्दी जनजाति, और फोर्थ है कि ड्रोकपा जनजाति, और पुरी गप्पा जनजाति, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये चांगपा जनजाति उसी के बारे में बताया गया। यही लोग जो है मतलब पश्मीना रेशा वाली कश्मीरी ऊन का उत्पादन करते हैं, और ये मतलब चांगपा जनजातियाँ होती, चांगपा एक बकरियाँ होती, उनको चराते हैं, और इन्हीं के चारागाह अभी जो है उनकी समस्या पैदा हुई है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखो लद्दाख और जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि CAA वाला जो एक्ट पास हुआ ना, तो मतलब यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया और इंडिया के पार्ट में मिला लिया गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, वहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनने का चांस है, ठीक है। तो उसे भी आप लोग थोड़ा सा और जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो कहा गया है कि यह फर्स्ट है कि यह खाद्य प्रसंस्करण और मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन स्वायत्त निकाय है। सेकेंड है कि इसे पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सेकेंड मतलब थर्ड है कि इसे चीनी आयात की निगरानी करने वाले उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तो ये देखो थर्ड वाला सही है, क्योंकि चीनी निर्यात के लिए भी उत्तरदायित्व इनका है, और ये खाद्य उत्पादों के लिए भी इनको जो है खाद्य निर्यात और उत्पाद संवर्धन का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, लेकिन ये जो है प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं आता है। ये आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा देखने को मिलता है, जो हमारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। और जो ये एपेडा होता है, यानी कृषि एवं खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण, ठीक है, इसको जो है एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है 1985 में, ठीक है। इसी एक्ट के द्वारा एक मतलब सांविधिक निकाय बनाया गया, जो संयुक्त निकाय वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। तो हमारे 2 और 3 इसमें सही हो जाते हैं, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमारा कहा गया है कि राज्यसभा के संदर्भ में किस प्रस्ताव या प्रस्तावों को अनुमति है। तो इसमें राज्यसभा में निम्नलिखित में से किन प्रस्तावों की अनुमति है। तो फर्स्ट है विशेषाधिकार प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, थर्ड है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पदच्युति संबंधी प्रस्ताव, और तुम्हारा जो देखने को मिलेगा फोर्थ है आर्थिक कटौती का प्रस्ताव। तो देखो जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है, ये तो राज्यसभा में जो है प्रस्तावित मतलब लाया जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करने के संबंध में भी लाया जा सकता है। लेकिन स्थगन प्रस्ताव और जो कटौती प्रस्ताव है, ये लोकसभा में लाया जाता है, ना कि राज्यसभा में। ये मतलब राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, डी ऑप्शन, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि 15वें वित्त आयोग ने निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में सुधार आरंभ करने के लिए निष्पादन आधारित प्रोत्साहन की अनुशंसा की है। तो फर्स्ट है कृषि सुधारों का कार्यान्वयन, सेकेंड है कि विद्युत क्षेत्र में सुधार, और शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, और फोर्थ है कि निर्यात सहित व्यापार संवर्धन, और फिफ्थ है कि हमारा घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संवर्धन। तो ये पांचों के पांचों जो स्टेटमेंट हैं, ये पांचों सही हैं, क्योंकि इन पांचों का जो है प्रोविजन किया गया है जो हमारा 15वें वित्त आयोग में है, जो प्रोस्पेक्टिव मतलब परफॉर्मेंस आधारित पर, ठीक है, निष्पादन आधारित मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड
प्रोत्साहन में, ठीक है। तो ये हमारे सारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, डी ऑप्शन हमारा सही होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 19 नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी चिंता का पद का सही वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि ये बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाला तांत्रिक विकास। सेकेंड है कि यह पर्यावरणीय क्षति के कारण होने वाली पारिस्थितिकी आपदा के प्रति भय को संदर्भित करता है। सी है कि यह पर्यावरण विनाश के कारण होने वाली हानि के प्रति मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया को संदर्भित करता है। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें कहा गया है कि मतलब पारिस्थितिकी चिंता मतलब इको एंजाइटी के बारे में, तो जो इसमें जो कहा गया है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही इसका मतलब अच्छा वर्णन करता है, क्योंकि जो पर्यावरणीय क्षति के कारण होने वाली पारिस्थितिकी आपदा के प्रति भय की को संदर्भित करता है। मतलब जो मतलब पर्यावरणीय की क्षति की होती है उसी के बारे में, कि मतलब उस चिंता को व्यक्त कर रहा है कि इतना क्षति हो रही है, उसको कैसे मतलब पूरा किया जाए, ठीक है, उसके बारे में। नेक्स्ट है कि हमारा कहा गया है कि कार्बन ऑफसेटिंग यानी समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि यह कार्बन क्रेडिट से सृजित करने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती को संदर्भित करता है। सेकेंड है यह वनों की सुरक्षा और वैकल्पिक आजीविका अवसरों के साथ स्थानीय समुदायों की सहायता करने के लिए निधियों का संग्रहण में सहायता करता है। तो देखो इसमें जो कहा गया है, ये दोनों के जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों सही हैं, क्योंकि ये कार्बन ऑफशोर्सिंग जो इसी के बारे में बात करता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि क्रेडिट सृजित करता है और कटौती को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कमी करता है, इसमें मतलब कम करता है, क्योंकि ये क्रेडिट क्रिया के द्वारा हम उसका ट्रेड भी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो पाता है, नेक्स्ट सही है। नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इसका गठन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वार्साय संधि के भाग के रूप में किया गया था। सेकेंड है कि यह संयुक्त राष्ट्र त्रिपक्षीय शासन संरचना वाला एकमात्र संगठन है जिसमें श्रमिक नियोक्ता और सरकार का प्रतिनिधित्व है। और थर्ड है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक इसकी एक प्रमुख रिपोर्ट है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं ILO के बारे में, ठीक है। और इसकी स्थापना 2000 मतलब 1919 में की गई थी। तो इसका अभी मतलब 100 वर्ष पूरे किए, मतलब 100 वर्ष पूरे किए, तो उसी के बारे में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो तीनों के तीनों ये स्टेटमेंट हमारे सही हो जाता है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 22, इसमें कहा गया है कि भारतीय परंपरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा खर्रा चित्रकला का एक प्रकार नहीं है। तो फर्स्ट है कि पट्टचित्र, चेरिया चित्रकला और प्रशस्ति पत्र और वारली चित्रकला। तो देखो जो वारली चित्रकला है ये इसका भाग नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और ये पट्टचित्रकला, चेरिया कला और प्रशस्ति पत्र ये तीनों के तीनों आपको देखने को मिलेंगे जो स्क्रोलिंग पेंटिंग होती है, ठीक है, स्क्रोलिंग पेंटिंग के भाग हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि हाल ही में आरंभ की गई PM स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य लॉकडाउन नियमों को शिथिल किए जाने के पश्चात अपनी आजीविका गतिविधियों का पुनः आरंभ करने के लिए स्ट्रीट वेंडर को रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करेगा। सेकेंड है कि इस योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के पथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर शामिल हैं। और थर्ड है कि जो लोग समय पर या इससे पहले इसकी अदायगी कर रहे हैं वे प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। तो देखो इसमें जो कहा गया था ये मतलब 1 लाख करोड़ नहीं था, इसमें 10,000 रुपए का ये प्रोविज़न इसमें किया गया था। स्ट्रीट वेंडर मतलब रेडी या ठेले लगाने वाले जो होते हैं, ये मतलब फेरी वाले, रेडी वाले जो रोड के किनारे लगाते हैं, उनके बारे में बात करता है। तो ये जो है ये पहला गलत हो जाता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि ये स्ट्रीट वेंडर होते हैं तो इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों में शामिल हैं। और जो मतलब ऋण की अदायगी कर देते हैं मतलब समय से पहले, वही लोग प्रोत्साहन के पात्र हैं। और इन्हें जो 24 मार्च से पहले के जो स्ट्रीट वेंडर हैं, ठीक है, 24 मार्च 2000 पहले तक के, ठीक है, उन्हीं को शामिल किया गया है। तो हमारा सही हो जाता है बी ऑप्शन 2, 3, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि रचना और लेखक के बारे में कहा गया। तो फर्स्ट है कि मुद्रा राक्षस कालिदास, बृहत संहिता बारहमिहिर और पंचतत्व विष्णुगुप्त। देखो पंचतत्व की रचना विष्णुगुप्त ने की थी, बृहत संहिता की रचना बारहमिहिर ने की थी, लेकिन मुद्रा राक्षस की रचना जो है कालिदास ने नहीं की थी, ठीक है। जो आपको देखने को मिलेगी मुद्रा राक्षस की रचना कालिदास ने नहीं की थी, मुद्रा राक्षस की रचना आपको विशाखदत्त ने की थी, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है, 2 और 3 इसमें स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 में। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृष्ठीय विलोपन यानी पृष्ठीय भूमि विलोपन और व्यापक विलोपन के मध्य अंतर को के संदर्भ में सही है। तो फर्स्ट है कि व्यापक विलोपन केवल मानवीय हस्तक्षेप के कारण होता है, जबकि पृष्ठीय विलोपन प्राकृतिक होता है। सेकेंड है कि
आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड, व्यापक विलोपन का पृष्ठीय विलोपन की तुलना में पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक प्रभाव पड़ता है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट वाला हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि व्यापक विलोपन जो आपको देखने को मिलेगा ये प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार से होता है, तो ये गलत हो जाता है। और ये जो मतलब होता है पृष्ठीय विलोपन, मतलब ये धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से मतलब होता है, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बहुत टाइम के बाद कोई चीज़ जो है तो एक जैसे प्रजात जैसे जीव मंडल में एक मतलब प्रजात रह रही है पृथ्वी पर, ठीक है, तो वो मतलब धीरे धीरे उसका विनाश होता है, ना कि एकदम। लेकिन ये जो व्यापक विलोपन होता है उसमें बहुत तेज़ी से ये क्रिया होती है, लेकिन ये पृष्ठीय विलोपन में बहुत धीरे धीरे होती है, ठीक है, उनके जीवन चक्र को पूरा करके। तो इसके बारे में, और विलोपन मतलब विलोपन की अगर बात करें तो जो पृथ्वी पर जो कोई जीव अब अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, तो उसी को विलोपन के बारे में बताना है, ठीक है। तो विलोपन उसकी वही स्थिति होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के भुगतान संतुलन में चालू खाते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, प्राथमिक खाते में श्रम, वित्तीय संसाधनों आदि का अस्थायी उपयोग करने के बदले में अनिवासी इकाइयों को देय एवं प्राप्य सभी राशियां सम्मिलित की जाती हैं, यानी जो हमारा करंट अकाउंट होता है उसके बारे में बात करता है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत जो करंट अकाउंट होता है उसके बारे में। सेकेंड है कि द्वितीयक आय खाता में मुख्य रूप से सीमा पार धन अंतरण आता है, जो प्रवासियों द्वारा अपने परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता के रूप में प्रेषित है। थर्ड है कि भारत की प्राथमिक और द्वितीयक दोनों आय खातों को लगातार निवल अधिशेष के की बनी हुई है, मतलब निवल अधिशेष बना हुआ है, मतलब उसका अधिशेष बना हुआ, मतलब एक्स्ट्रा मतलब हमारे पास डिपॉजिट है। तो ये गलत है। जो प्राथमिक खाता है इसमें हमारा अधिशेष नहीं है, ये ऋणात्मक ज़्यादातर रहता है, क्योंकि इसमें हमको पेमेंट करना पड़ता है। इंटरनेशनल जो है मतलब जो भी एंटिटी होती है उसमें हमको पेमेंट भी करना पड़ता है, तो ये ऋणात्मक स्थिति हमेशा बनी रहती है। कभी कभी मतलब वो सिचुएशन क्रिएट हो पाती है, क्योंकि हम जब व्यापार करते हैं तो हमारा कई देशों से हमारा जो है डिफिशिएट रहता है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो जाता है। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड में जो कहा गया है, फर्स्ट और जो सेकेंड में जो बात की गई है उसके बारे में, तो ये जो हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों संगठनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, इंडियन लीग है, मद्रास महासभा है और द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है। तो इसकी स्थापना के बारे में बताना है कि और उसका सही कालक्रम लगाना है। तो देखो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर मद्रास महासभा की बात करें तो ये 1884 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर इंडियन लीग की बात करें तो ये 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये हमको अब क्रम में लगाना है। तो देखो सबसे पहले आएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, क्योंकि 1851 में, उसके बाद 1875 इंडियन लीग और उसके बाद आएगी मद्रास महासभा। तो हमारा हो जाएगा 3-1-2 बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि संविधान सभा का निर्वाचन समुदाय आधारित पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के आधार पर हुआ है। सेकेंड है, रियासतों के सदस्य संविधान में कभी भी शामिल नहीं हुए। और सी ऑप्शन है कि जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माती निकायों के रूप में होती थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और डी ऑप्शन है कि जनवरी 1950 में संविधान को अंगीकृत करने के पश्चात संविधान सभा ने संविधान निर्मात्री निकाय के रूप में अपनी भूमिका समाप्त कर दी थी, ठीक है। तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो रियासतें ठीक हैं, ठीक है, ये शामिल हुई थी, क्योंकि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और निर्दलीय क्षेत्र के बाद जो 93 सीटें बची थी वो दे दी गई थी मतलब देशी रियासतों को। तो ये जो हमारा कैबिनेट मिशन के बाद ये बनी थी संविधान सभा, उसके बाद आया था जो माउंटबेटन योजना, उसके बाद ये जो है जितनी विदेशी जो मतलब देशी रियासतें थी वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल गई थी कुछ रियासतों को छोड़ के। तो ये गलत हो जाता है हमारा, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है 29 में कहा गया कि दक्षिण एशिया के लिए जलवायु अनुकूलन प्रत्यास्था परियोजना किन संगठन की पहल है, यानी केयर के बारे में बताया गया है। तो दक्षिण एशियाई जलवायु अनुकूलन और प्रत्यावस्था के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है सार्क का, यानी फिर एशियाई विकास बैंक का, या फिर विश्व बैंक, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। तो देखो ये सी ऑप्शन सही है, ये विश्व बैंक का जो केयर है ये विश्व बैंक का मतलब CAR केयर जो बात करते हैं तो ये विश्व बैंक का इनिशिएटिव है, ठीक है। और तो ये विश्व बैंक के बारे में बात करता है। दक्षिण एशियाई में जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे हैं उन्हीं के बारे में ये बात करेगा, ठीक है, उनके सुधार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो
प्राय सुर्खियों में रहने वाले विश्व के अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम यानी आईसीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसके अंतर्गत विश्व बैंक क्रय शक्ति समानता यानी पीपीपी जारी करता है, यानी परचेजिंग पावर की बात करता है, तो जारी करता है, जो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में जीवन निर्वाह की लागत में अंतर को समायोजित करता है। सेकेंड है कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय आईसीपी गतिविधियों का समन्वय और कार्यान्वयन करने के लिए भारत की राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आईसीपी के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हमारे हैं, क्योंकि ये काम ही करता है। इसका गठन जो है अभी मतलब जल्द ही हुआ है 2017 में, और ये जो है यूएन की सांख्यिकी आयोग के दिशा निर्देश के तहत विश्व की जो सबसे बड़ी डाटा संग्रह पहल है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ये डाटा संग्रह पहल है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि उपग्रहों के प्रक्षेपण के संदर्भ में वायु श्वसन प्रणोदक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह वायुमंडल से प्रेक्षण यान की उड़ान के दौरान वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। सेकेंड है कि इसका उपयोग GSLV मार्क 3 में किया गया था, जिसके द्वारा चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया गया था। तो ये गलत है, ये अभी इसमें इसका प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि ये अभी मतलब इसका परीक्षण ही किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये पूर्ण विकसित ये अभी तक नहीं हो पाई है प्रणाली। ठीक है, तो इसका M के मार्क 3 में यूज नहीं किया गया था। ठीक है, GSLV मार्क 3 जो चंद्रयान था, ठीक है, उसमें इसका प्रयोग नहीं किया गया था। और ये मतलब GSLV मार्क 3 ये मतलब इसरो द्वारा निर्मित एक लॉन्च पैड है, मतलब लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से संचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। सेकेंड है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल से सूचना प्रेषित करते समय विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप नहीं होता है। थर्ड है कि यह तांबे के केबल की तुलना में लंबी दूरी तक अधिक बैंडविड्थ परिक्षेषण की अनुमति देता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये मतलब चुंबकीय हस्तक्षेप भी नहीं करता है, और जो है मतलब लंबी दूरी का अधिक बैंडविड्थ और परिक्षेषण की अनुमति देता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कहा गया है कि विगत 5 वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कौन से भारत की प्रमुख कृषिगत निर्यात वस्तुएं मूल्य के संदर्भ में रही हैं। तो 5 वर्षों के बारे में बताना है कि कौन सी रही है निर्यात में। तो फर्स्ट है बासमती चावल, दलहन, वनस्पति तेल और कोको उत्पादन। तो देखो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, और ये तीनों गलत हैं, क्योंकि ये मतलब इनका निर्यात नहीं किया गया, इनका आयात किया गया है। और 5 वर्षों की सबसे आयातित वस्तु की बात करें तो वनस्पति तेल है। ठीक है, और बासमती चावल निर्यातित है जो मूल्य के संदर्भ में। तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है एक केवल। ठीक है, और तीनों हमारे गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 34। तो इसमें कहा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की समयावधि में 1929 के दिल्ली घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी मांगे की गई थी। तो फर्स्ट है कि गोलमेज सम्मेलन में डोमिनियन स्टेटस के कार्यान्वयन के लिए संविधान का निर्माण। सेकेंड है राजनीतिक कैदियों के लिए सामान्य क्षमता दान और सुलह नीति का होना चाहिए, मतलब सुलह नीति होनी चाहिए। थर्ड है कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें डोमिनियन स्टेटस और संविधान निर्माण की बात की गई थी। ठीक है, और जो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मतलब बात की गई थी, और कांग्रेसियों में जो है मतलब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व की बात की गई थी गोलमेज में। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी GPAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायित्वपूर्ण विकास के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देता है। सेकेंड है इस भागीदारी का सचिवालय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD द्वारा संचालन किया जाएगा, और भारत इस भागीदारी का संस्थापक सदस्य है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें भी सही हैं, क्योंकि भागीदारी सदस्य देश है ये। इसको आपको देखने को मिलेगा USA जर्मनी के साथ, और OECD इसका सचिवालय होगा, और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और उत्तरदायित्वपूर्ण विकास होगा इसमें।
और ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिल्ली में आपको देखने को मिली थी। ये मतलब कोविड-19 के पहले ये मतलब समिट हुई थी जनवरी में भी या फरवरी में देखने को मिली थी। ठीक है, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, वैसे तो हमारे हिसाब से जनवरी में शायद की गई थी। ठीक है, तो उसी में ये सारे इनिशिएटिव भी लिए गए थे। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैव रसायन के महत्वपूर्ण मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैव रसायन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इस संदर्भ में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से कृत्रिम रूप से उत्पादित एंटीबॉडीज हैं। सेकेंड है कि इनका कैंसर में ऑटो इम्यून रोगों के उपचार में उपयोग किया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट ये सही है। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैव रसायन के बारे में कहा गया है, क्योंकि ये एंटीबॉडी आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से कृत्रिम रूप से उत्पादित एंटीबॉडी हैं, और ये जो कैंसर और ऑटो इम्यून रोगों के उपचार में की जाती हैं। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 37। इसमें वृद्धिशील पूंजी अनुपात, वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात यानी आई कोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि आई कोर में अल्पकालिक वृद्धि आवश्यक रूप से निवेश की दक्षता में कमी का प्रमाण है, और सेकेंड है कि समान वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए उच्च आई कोर वाली अर्थव्यवस्थाओं को कम आई कोर वाली अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम बचत की आवश्यकता होती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आपको देखने को मिलेगा, जो इसमें कहा गया है कि वृद्धिशील आवश्यकता के रूप में दक्षता में कमी का प्रमाण पत्र है। तो देखो, ये पहली बात तो ये दीर्घकालीन पर जब ये गणना की जाती है तो ये मतलब अच्छी और सटीक होती है, लेकिन जो अल्पकालिक पे की जाती है ये मतलब बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि इसमें होता क्या है, ये जो गणना होती है इसमें क्या होता है, अगर विकास की दर अधिक मतलब कम होगी तो आपको देखने को मिलेगा जो ये निवेश मतलब पूंजी उत्पाद अनुपात यानी आई कोर है, जो ये आपको जो है कम देखने को मिले। मतलब विकास अगर अधिक है, ठीक है, तो ये आई कोर अनुपात जो है आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन दीर्घकालीन स्थिति में ये अच्छे से पता चलता है कि कैसी स्थिति चल रही। तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। और सेकंड में जो कहा गया है कि आई कोर वाली जो आपको कम बचत की आवश्यकता होती है, तो ये भी गलत है। क्योंकि आपको जैसे मान लो जो आई कोर आपका 4 है, ठीक है, आपको जो मतलब किसी देश का मतलब आई कोर 4 है उसको प्राप्त करना है, लेकिन उसकी जो विकास दर है, संवृद्धि दर है 8% है। ठीक है, तो अगर वो मतलब ये छोटी अर्थव्यवस्था की बात करता है तो 8 चक्कू 32% ही आपको जो है बचत की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर हम इसमें बात करें जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, जैसे 5 आई कोर वाली व्यवस्था है, ठीक है, यानी वृद्धिशील पूंजी अनुपात, तो उसको ज़्यादा मतलब अब 8% अगर उसको चाहिए होगा मतलब वृद्धि, ठीक है, मतलब समृद्धि दर 8% चाहिए होगा, तो 8 पंचे 40% उसे बचत अनुपात की आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब बचत की आवश्यकता होगी, तो हमारा ज़्यादा इसकी बचत की आवश्यकता होगी, ना कि कम। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट ये भी, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्लब गुड्स संदर्भित करता है। तो क्लब गुड्स के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट ए है कि वे उत्पाद जिनका किसी भी द्वारा उपयोग किया जा सकता है और उनकी खपत अन्य के लिए उपलब्धता में कमी नहीं करती है। सेकेंड है वे उत्पाद जिन्हें व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन उनकी खपत अन्य के लिए उनकी उपलब्धता को कम नहीं करती है। सेकेंड डी मतलब सी ऑप्शन है वे उत्पाद जिनका किसी भी द्वारा उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उनकी खपत अन्य के लिए उपलब्धता को कम कर देती है। डी है कि वे उत्पाद जिनको व्यक्तिगत या उपभोग से बाहर रखा जा सकता है और एक व्यक्ति द्वारा उनका उपभोग अन्य की वस्तु की उपयोग करने को रोकता है, तो अन्य को उपयोग करने के लिए रोकता है। तो देखो ये जो कहा गया है तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि वे उत्पाद जिन्हें व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन उनकी खपत अन्य के लिए उनकी उपलब्धता को कम नहीं करता है। ठीक है, तो जो इसमें ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 39। इसमें कहा गया कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला केयर्न्स समूह जो होता है, केयर्न्स समूह के बारे में बात करता है कि क्यों सुर्खियों में था, इसके बारे में बताना है। केयर्न्स समूह, तो ये फर्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन के भीतर कृषि व्यापार उदारीकरण की पैरवी करने वाले कृषि निर्यातकों के राष्ट्रों का समूह है। बी है कि
21वीं सदी में परमाणु मुक्त विश्व की पैरवी करने वाले राष्ट्रों का समूह है। सी है हिग्स बोसान कण पर कार्य करने वाले विश्व भर के चुनिंदा वैज्ञानिकों का समूह है। डी है कि साधारणीय प्रौद्योगिकी में निवेश करने वाले व्यापारिक उद्यमियों का समूह है। तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है, क्योंकि ये विश्व व्यापार संगठन के भीतर कृषि उदारीकरण की पैरवी करने वाले कृषि निर्यातकों का समूह है। इसमें टोटल जो है 19 देश आपको देखने को मिलेंगे, जो कुल मतलब निर्यात का 25% जो है कृषि निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, उन्हीं का ये समूह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन को संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है कंपनी भारत के भीतर उसकी सहायक कंपनी के मध्य लेन देन, और बी है वह लेन देन जिसमें भारतीय मध्यस्थता के मतलब मीडिएटर के माध्यम से अन्य देशों से दूसरे देशों में वस्तुओं का नौ प्रेषण सम्मिलित है। सी ऑप्शन है कि व्यापारियों द्वारा विशेष इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके बैंक के साथ किया गया लेन देन। डी ऑप्शन है कि भारतीय कंपनी और भारत के बाहर उनकी सहायक कंपनी के मध्य लेन देन है। तो देखो ये हमारा बी ऑप्शन सही है, जो आपको देखने को मिलेगा जो मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांसैक्शन है। ठीक है, मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांसैक्शन जो है ये आपको वह लेन देन है जिसमें भारतीय मध्यस्थता के माध्यम से एक अन्य देश दूसरे देश में वस्तुओं का नौ प्रेषण सम्मिलित करता है। जैसे मान लो कि इंडिया का कोई ट्रेडर है। ठीक है, इंडिया का ट्रेडर है और चाइना से किसी गुड्स को खरीद रहा है। ठीक है, इंडिया से उसने चाइना से खरीदा और चाइना से उसने जो है इंडिया में लाए बिना उसको क्या कर दिया कि जैसे श्रीलंका में एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, वहाँ से प्रोवाइड कर दिया। तो मीडिएटर के तौर पर इंडिया का ट्रेडर हो गया और उसने चाइना से लिया, यहाँ बाहर उसका जो है ट्रेडिंग कर दी। उसके बारे में ये बात करता है। इसी को मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांसैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि द्वीप क्षेत्र यानी संघर्ष के पक्षकार यानी डियागो गार्सिया यूनाइटेड किंगडम मॉरिशस, और कुरिल जो द्वीप है ये जापान चीन, और परासल द्वीप समूह जो है यह चीन और वियतनाम। तो देखो ये परासल द्वीप है, यह आपको साउथ चाइना सी में देखने को मिलेगा। चीन और वियतनाम के बीच ये एक विवादित स्थल है, और डियागो गार्सिया है यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच एक ये मतलब हिंद महासागर में विवादित है, क्योंकि इसने यूएसए को दे दिया गया है इसको उसको मिलिट्री बेस बनाने के लिए। ठीक है, और कुरिल द्वीप जो देखने को मिलेगा ये चाइना मतलब जापान और रूस के बीच ये मतलब विवादित स्थल है। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला हमारा गलत हो जाता है, फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही हो जाता है। तो बी ऑप्शन सही है, 1 और 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक नदी विसर्पण हेतु उत्तरदायी हैं। तो फर्स्ट है कि पृथ्वी का घूर्णन, सेकेंड है कि तट पर आयनित जलोढ़ निक्षेप और मृदु प्रवणता। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ये नदी विसर्पण से संबंधित है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन और ताप पर अनियमित जलोढ़ निक्षेपण और मृदु प्रवणता तीनों से ये मतलब विसर्पण होता है। जो नदियाँ जो हिमालय से आती हैं वो मैदान में आकर विसर्पण करती हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 43। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त उपकरण है जिसके आधार पर मिजोरम को प्रसिद्ध रूप से भारत का मैलेसिक बेसिन कहा जाता है। तो फर्स्ट है कि इसकी उच्च तुंगता वाली स्थलाकृति, सेकेंड है इसका मृदु असंगठित निक्षेपों से निर्मित होता है, और गन्ने की कृषि हेतु उपलब्ध अत्यधिक अनुकूल है। गन्ने की कृषि हेतु उपलब्ध अत्यधिक अनुकूल स्थितियां हैं, और डी ऑप्शन है निम्न ताप के कारण मृदा पर एक परत के रूप में मृत कार्बनिक पदार्थों का संचय। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है जो ये कहा गया है, जो ये मतलब मिजोरम का प्रसिद्ध जो मैलेसिस बेसिन है इसके बारे में। तो देखो ये हमारा बी ऑप्शन सही है, इसका मृदु असंगठित निक्षेपों से निर्मित है, इसीलिए इसको जो है मिलेनियन बेसिस के नाम से मतलब मिलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो बेसिन है उसी के आधार पर ये मतलब बना है उनकी जलोढ़ों के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है कि सीमा शुल्क उत्पाद और सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में बताना है कि मतलब सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क अपीलेट ट्रिब्यूनल जो होता है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 223B के अंतर्गत संगठित अर्ध न्यायिक निकाय है, और इसका डंपिंग रोधी मामलों पर अपीली क्षेत्राधिकार है। और थर्ड है कि इस न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील केवल उच्चतम न्यायालय में ही
की जा सकती है। तो देखो ये तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये आर्टिकल 323 बी के अंतर्गत बनाया जाता है, ठीक है। और जो इसकी जो और ये मतलब जो इसका डंपिंग रोधी मामलों पर अपीली क्षेत्राधिकार है, और इसके संबंध में अगर अपील करना है तो आपको हाई कोर्ट में ही इसकी केवल अपील की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें जो आपको सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और जो ये अपीली ट्रिब्यूनल बनाया गया था 1982 में, ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो हमारा जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो फर्स्ट है कि राज्य का राज्यपाल, सेकंड है प्रधानमंत्री, संघ के सिविल सेवक और दिल्ली का मुख्यमंत्री, और तुम्हारा फिफ्थ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त। तो देखो राज्यपाल ये भी प्रसाद पर्यंत धारण करता है, प्रधानमंत्री, सिविल सेवक और मुख्यमंत्री ये चारों के चारों जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। लेकिन अगर इसको पद से हटाना है आपको चुनाव आयुक्त को, तो इसके लिए आपको जो हाई कोर्ट में मतलब उच्चतम न्यायालय के जो हाई कोर्ट की जिस प्रकार और आधारों पर हटाया जाता है उसी आधार पर चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, और ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही ये सही हो जाता है, क्योंकि देखो राज्यपाल तो जीवन पर्यंत रहता ही है, मतलब प्रसाद पर्यंत। लेकिन मुख्यमंत्री को अगर लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ये मतलब राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, ठीक है। और लोक सेवा का तो आर्टिकल 2 310 में प्रोविज़न किया गया है कि वो राष्ट्रपति अगर कोई सिद्ध कदाचार है या कोई मतलब भ्रष्टाचार का मामला है तो ये उसे हटा सकता है, ठीक है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसको हटाने की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति के पास ही है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 46 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी SECC 2011 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि SECC के संचालन के समग्र समन्वय का उत्तरदायित्व तो भारत सरकार के जनगणना आयुक्त को सौंपा गया है। सेकेंड है यह भारत में प्रथम कागज रहित जनगणना थी। और थर्ड है कि आदिम जनजाति समूह और मैला ढोने वाले परिवार स्वतः ही निर्धनों की श्रेणी में सम्मिलित हो गए थे। तो ये मतलब ये तो हमारा थर्ड भी सही है और सेकंड सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये मतलब जनगणना आयुक्त के अंतर्गत नहीं आता है, इसको नहीं कार्य सौंपा गया था। ये आपको जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये जनगणना कराई गई थी, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषि सब्सिडी राज्यों की कुल कृषि सब्सिडी से अधिक है। और हमारा सेकेंड ऑप्शन है मूल्य सहायता के प्रति व्यक्ति केंद्र सरकार की कृषि सब्सिडी का सबसे बड़ा भाग है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखो आपको देखने को मिलेगा कि जो 1,20,500 रुपये की जो है सब्सिडी केंद्र द्वारा दी जाती है, लेकिन अगर सभी स्टेटों की मिला ली जाए तो वो तो इनसे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वैसे भी स्टेट का मतलब प्रोविज़न है, तो मतलब 28 राज्यों की जोड़ी जाएगी तो इनसे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। हमारा सी ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह उद्योग विशिष्ट उत्पादन, निवेश, रोजगार और लागत विवरण के साथ विनिर्माण क्षेत्र के डेटा व्यापक और विश्वसनीय स्रोत का प्रदान करता है। सेकेंड है कि इसके विनिर्माण क्षेत्र के संगठित असंगठित दोनों क्षेत्रों उद्यम सम्मिलित होते हैं। और थर्ड है कि इसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो जो वार्षिक सर्वेक्षण के बारे में बात करता है उद्योगों के लिए, ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें असंगठित क्षेत्र शामिल नहीं होता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये फर्स्ट वाला भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उद्योग विशिष्ट उत्पादन, निवेश, रोजगार और लागत विवरण के विनिर्माण क्षेत्र के डेटा का व्यापक और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो गया 1 और 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 49। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित रिपोर्टों में से कौन सी विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो फर्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, और सेकेंड है कि फिजिकल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, थर्ड है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और फोर्थ है कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो इनके बारे में बताना है कि कौन जारी करता है। तो देखो इसमें जो पहली रिपोर्ट है ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट होती है, ये तो मतलब विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। और आपको जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, ठीक है, ये भी विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। लेकिन जो फिजिकल मॉनिटरिंग रिपोर्ट होती है ये IMF द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, IMF द्वारा जारी की जाती है। और ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, और ये आपको देखने को मिलेगा जो हमारा द फ्यूचर इज़ नाउ साइंस
फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा जो एक वैज्ञानिक समूह होता है यूएन का, ठीक है, उसी के द्वारा ये जारी की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है, तो 1 और 3 स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, डी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कल्प सूत्र निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ा है? तो फर्स्ट है कि दिगंबर जैन और दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन और महायान और हीनयान। तो इसका बी ऑप्शन यही है, जो श्वेतांबर थे, ठीक है। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत कपड़े धारण करते थे, दिगंबर मतलब जो कपड़े धारण नहीं करते थे, नग्न अवस्था में रहते, ठीक है, उन्हीं के बारे में। तो ये ब्रह्मसूत्र की रचना की थी जो आचार्य भद्रबाहु थे, ठीक है, इन्होंने इसकी रचना की थी। और इसमें इन्होंने क्या वर्णन किया था, जो इनके तीर्थकर हैं उनके जीवन संबंध के वृत्तांतों का वर्णन है। जो इतने 24 तीर्थकर हुए हैं उन्हीं के बारे में ये पूरी कल्पसूत्र में संकलित किया गया है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है बॉस, ठीक है। एक लाइक आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और एक शेयर करते हैं एक्सपेक्ट, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को लेना हो तो आप लोग ऐसा कीजिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आप कोई भी वहाँ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और आपको इजीली मिल जाएगी पीडीएफ। वैसे कहीं आपको ढूंढनी भी पड़ेगी, वहाँ कोई भी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, तुरंत आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग जितने लोग देख रहे हो चैनल, उसमें मतलब सभी को जो है क्वालिफाई करना है इस बार है। तो ऑल द बेस्ट सबको, सब लोग जो है अच्छे से तैयारी करते रहो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।